वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 27 नवंबर 2021 और 27 नवंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस समाजसेवी संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था कि इस वर्ष यानी कि 2021 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये समाजसेवी संस्था प्रथम को दिया गया है। इस समाजसेवी संस्था का नाम है प्रथम और इसे इस सम्मान से सम्मानित किया गया 2021 में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। कोशिश कीजिए कि जब आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करते हैं तो सभी चीज़ों को एकदम से विस्तार पूर्वक लिखें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और चीज़ों को आप लंबे समय तक के लिए याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। आपको पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के साथ शाह साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिहार का किस संस्था ने अभी हाल ही में इसरो के साथ इस साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है एनआईटी पटना यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना यानी कि एनआईटी पटना और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु के बीच 24 नवंबर को यह समझौता किया गया। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये एनआईटी पटना और इसरो के बीच ये समझौता हुआ है और ये 24 नवंबर 2021 को किया गया। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि यह समझौता आखिर क्यों हुआ, इसका उद्देश्य क्या है। इस वाले पॉइंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके तहत बीटेक व एमटेक के छात्र स्वचालित वाहन, सैटेलाइट ट्रैकिंग, नैनो सैटेलाइट, जीपीएस, अर्थ मॉनिटरिंग, 6G सैटेलाइट पर शोध कर सकेंगे और इसी को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में यह समझौता किया गया है। अब यहाँ पर बात आई है एनआईटी पटना की, तो एनआईटी पटना के बारे में भी हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट को ऐड किया है जो कि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो एनआईटी पटना की अगर हम बात करें तो एनआईटी पटना मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सृजित 18वां एनआईटी यानी कि देश का 18वां एनआईटी है एनआईटी पटना यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि पूर्व में बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज पटना था यानी कि इसका जो पुराना नाम था यह था बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज पटना। और इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो वर्ष 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के आदिवासी समुदाय पर केंद्रित किस फिल्म को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया जाएगा। इस फिल्म के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पहले भी दिया था। कुछ चीज़ें थी जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार के आदिवासी समुदाय पर केंद्रित किस फिल्म को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया जाएगा। इस फिल्म का नाम क्या है? तो इस फिल्म का नाम है उम्मीद ए होप यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी देता हूँ कि बिहार के बांका एवं किशनगंज जिले के आदिवासी समुदाय के बदलती जीवन शैली पर केंद्रित फिल्म उम्मीद या फिर उम्मीद ए होप को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया जाएगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और इस फिल्म के बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय शबोर के मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित 21 मिनट की शॉर्ट फिल्म में आदिवासी की जीवन शैलियाँ बयां की गई है। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इस फिल्म का जो निर्माण हुआ है ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय शबोर के मीडिया सेंटर द्वारा इसका निर्माण किया गया है और ये 21 मिनट की शॉर्ट फिल्म है जिसमें बिहार के बांका और किशनगंज जिले के आदिवासी समुदाय के बदलते जीवन शैली को दर्शाया गया है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि हाल ही में बांका में पहली बार कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता की शुरुआत की गई है। तो ये वाली भी जानकारी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे चर्चा हो रही है बिहार के बांका और किशनगंज जिले की। तो बांका जिले के बारे में बता दूं कि बांका जो जिला है बिहार का, ये बिहार के भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ध्यान रखिए कि बिहार में 9 प्रमंडल है, ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे छोटा प्रमंडल कौन है। तो बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल है भागलपुर प्रमंडल, जिसमें कि मात्र 2 जिले हैं, यह है भागलपुर और बांका। और रही बात किशनगंज की, तो किशनगंज जो जिला है ये पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है, जिसमें कि 4 जिले हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और किशनगंज में ही औसतन बिहार में सर्वाधिक बारिश होती है। अब यहाँ पर हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में मधुबनी के किस निवासी को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से ये भी इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रमोद झा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार के
मधुबनी जिले के निवासी प्रमोद झा को कोरोना पीड़ितों को मदद करने के लिए मुंबई में सम्मानित किया गया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है प्रमोद झा और उन्हें महाराष्ट्र हलचल अवार्ड प्रदान किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और बात आई है मधुबनी की, तो मधुबनी के बारे में हमने यहाँ पर 2 पॉइंट को ऐड किया है जो कि दोनों के दोनों करंट अफेयर्स की श्रेणी में आते हैं और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट यहाँ पे यह कि हाल ही में मधुबनी से खुदाई के दौरान पुरानी नगर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे और साथ ही साथ हाल ही में मधुबनी की दुलारी देवी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ये तमाम चीजें यहाँ से आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। अभी हाल ही के एक रिपोर्ट के अनुसार ये प्रश्न को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं गौतम अडानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप कई बार देखे होंगे इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। मैं भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप ये प्रश्न में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए अडानी समूह के चेयरमैन जो है ये गौतम अडानी, आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं और ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेयर बाजार में अडानी समूह के स्टॉक में शानदार तेजी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में गिरावट के चलते गौतम अडानी एशिया के नंबर 1 अमीर बन गए, यानी कि शीर्ष स्थान पर मतलब कि पहुंच गए हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं अडानी समूह की। तो अडानी समूह मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं यहाँ पर हम लोग जानते हैं। तो अडानी समूह मुख्य रूप से कोयला व्यापार, कोयला खनन तथा बिजली निर्माता कंपनी है और जिसका मुख्यालय मुंबई में है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमने अगले पॉइंट में लिखा कि अडानी ग्रुप को स्थापित करने वाले गौतम अडानी हैं, यानी कि इसके जो संस्थापक हैं ये हैं गौतम अडानी। और इसी में हमने अगले पॉइंट में लिखा कि फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 10 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। तो ये भी आंकड़े यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 5वें प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पहली बार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी हो गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1020 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि भारत में पहली बार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा हो गई है। अगले पार्ट में हमने लिखा है कि राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार अब देश में 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हो गई है। ये मतलब पूरे भारत की बात किया जा रहा है, यानी कि पूरे देश की बात किया जा रहा है कि पूरे देश में, यानी कि देश भर में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है इस रिपोर्ट के अनुसार ये 1020 बतलाई गई है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि आज़ादी के बाद पहली बार यह रिकॉर्ड बना है जब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आबादी 1000 से अधिक हो गई है, यानी कि आज़ादी के बाद ये पहली बार ऐसा मतलब कह सकते हैं रिकॉर्ड सामने आया है। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों में गांव और शहर में लिंगानुपात की तुलना की गई और इस सर्वे के अनुसार लिंगानुपात शहरों की तुलना में गांव में ज़्यादा बेहतर हुआ है। गांव में जहां हर 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं, वहीं पर अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में 1000 पुरुषों पर 985 महिलाएं हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। लेकिन यहीं पे अगर हम पिछले वर्ष के आंकड़ों की बात करें तो इससे पहले 2019-20 में गांव में प्रति 1000 पुरुषों पर 1009 महिलाएं और शहरों में ये आंकड़ा 956 था, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर शहरों में अगर बात करें तो मात्र 956 महिलाएं थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना, इसमें बढ़ोतरी हुआ है, अब यहाँ पर पहुंच चुका है 985। ये जो आंकड़े आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी को अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अब यहाँ पर आपको ये बता दूं कि जो लोग इसे नोट नहीं करना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर ये सारे पीडीएफ फाइल को आप प्राप्त कर पाएंगे। हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह हैं सभी आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। आप ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न हाल ही में किस देश की पहली महिला पीएम के पद संभालने के कुछ घंटे बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। एक्चुअली में यहाँ पर को होना चाहिए कि हाल ही में किस देश की पहली महिला को पीएम अर्थात प्रधानमंत्री के पद संभालने के कुछ घंटे बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वीडन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डालेना एडर्सन को पद संभालने के कुछ घंटे बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं, इनका नाम है मैग्डालेना एडर्सन, जो कि हाल ही में स्वीडन के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, लेकिन नियुक्ति के कुछ घंटे बाद ही इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर इस्तीफा इन्हें क्यों देना पड़ा। तो हमने अगले पॉइंट में लिखा कि दरअसल संसद में बजट प्रस्ताव पर एडर्सन की सरकार को हार का सामना करना पड़ा और दो दलों की उनकी अल्पसंख्यक सरकार से एक दल अलग हो गया, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देना स्वीकार किया। यानी कि जो गठबंधन की जो सरकार थी, मतलब कह सकते हैं दो दलों की उनकी अल्पसंख्यक की सरकार थी जिसमें से एक दल अलग हो जाने के कारण इस्तीफा देना पड़ा।
और यहाँ पे हमने अगले पार्ट में लिखा कि हाल ही में स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफेन अविश्वास प्रस्ताव से हारने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्वीडन के पहले प्रधानमंत्री ऐसे कौन है जो कि अविश्वास प्रस्ताव से मतलब कि हारने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका नाम है स्टीफन लोफेन। और ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ये क्यों लाया जाता है, कंप्लीट जानकारी मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से चैनल पर बताया था। वो वीडियो अभी भी चैनल पर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में पहली बार कोविड से गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में सामने आया था और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यह है दक्षिण कोरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दे दूं कि हाल ही में दक्षिण कोरिया के स्वास्थ्य प्राधिकरण के अनुसार वहां पहली बार कोविड के कारण गर्भस्थ शिशु की मौत का मामला सामने आया है। यह रिपोर्ट अभी हाल ही में मतलब कह सकते हैं उजागर हुआ था, जिसमें कहा गया था कि मतलब दक्षिण कोरिया में पहली बार गर्भस्थ शिशु की मौत का मामला सामने आया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, कोरिया रोग नियंत्रण एवं रोकथाम एजेंसी के अनुसार मामला 24 हफ्ते की एक गर्भवती महिला से जुड़ा हुआ है और महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी और फिर मृत शिशु में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई, जिसके आधार पर यह भी हाल ही में कहा गया कि दक्षिण कोरिया का ये पहला मामला था। और यहाँ पे चर्चा हो रही है दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं यह है किम बुक क्युम। और हाल ही में दक्षिण कोरिया द्वारा नूरी मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा कि दक्षिण कोरिया ने नरेंद्र मोदी को 2018 में सियोल शांति पुरस्कार से नवाजा था। और आपको ये ध्यान रखना है इस पुरस्कार को पाने वाले वे पहले भारतीय और 14वें व्यक्ति थे, यानी कि पूरे विश्व में जितने भी मतलब कह सकते हैं सियोल पुरस्कार प्रदान किया गया है तो उनमें से 14वें नंबर के थे। लेकिन अगर हम भारतीय की बात करें तो पहले भारतीय थे नरेंद्र मोदी, जिन्हें कि 2018 में सियोल शांति पुरस्कार से दक्षिण कोरिया की तरफ से सम्मानित किए गए थे। तो ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत केंद्र सरकार ने कितने लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3.61 लाख। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कह सकते हैं 4.25 लाख इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, लेकिन ये सटीक आंकड़ा है 3.61। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत केंद्र सरकार ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3.61 लाख घरों के निर्माण की मंजूरी दी है। ये मंजूरी अभी हाल ही में दिया गया और ऐसी मंजूरी पहले भी कई बार दिया गया है। और यहाँ पे उसी चीज़ को हमने लिखा है कि इस योजना के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 1.14 करोड़ हो गई, यानी कि 1.14 करोड़ हो गई है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह कि प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है और जिसके माध्यम से नगरों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रय शक्ति के अनुसार या फिर क्रय शक्ति के अनुकूल घर प्रदान किए जाएंगे। ये मतलब सरकार का लक्ष्य है। और यहाँ पे हम इस योजना के बारे में मैंने लिखा है कि यह योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था और इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना है। आपको ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो बात किया जा रहा था ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात किया जा रहा है और इसी के तहत ये उद्देश्य है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 9वें प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेविड टेनेंट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में ब्रिटेन के डेविड टेनेंट को अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है और उन्हें डेस के लिए यह पुरस्कार दिया गया। उनकी जो फिल्म डेस है इन्हीं के लिए पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2021 का आयोजन न्यूयॉर्क शहर में किया गया और यह इसका 49वां संस्करण था। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में भारत के दृष्टिकोण से कुछ पॉइंट को ऐड किया है कि भारत की तरफ से नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सीरियस मैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सुष्मिता सेन को आर्या के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और वीर दास को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी के लिए नामांकित किया गया था, परंतु किसी भी श्रेणी में भारत जीत दर्ज नहीं कर सका, यानी कि भारत को इस कह सकते हैं एमी अवार्ड 2021 में किसी भी श्रेणी में अवार्ड नहीं मिला है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किसके द्वारा जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजनाओं की शुरुआत की गई है। यह शुरुआत अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर हमने इस प्रश्न के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी को लिखा है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजना की शुरुआत की। अब आपके यहाँ मन में सवाल उठ रहा होगा आखिर ये योजना आखिर है क्या। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नई तेजस्विनी योजना का उद्देश्य युवा और महिलाओं को उनके कौशल, योग्यता और स्थानीय परिस्थितियों में अनुकूल लाभकारी स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देना है। तो इसी को ध्यान रखते हुए तेजस्विनी योजना की शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा।
और यहाँ पे हमने हौसला के बारे में लिखा है कि जबकि हौसला योजना में महिला उद्यमियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में रोल मॉडल बनाने के लिए सशक्त बनाया जाएगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए बात आई है 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की। तो ऐसा ही मैंने आपको एक प्रश्न बताया था मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना से, जो कि बिहार सरकार से संबंधित है। और इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना या फिर मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपये सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिनमें कि 5 लाख जो रुपये होता है ये होता है अनुदान स्वरूप, और साथ साथ जो 5 लाख रुपये होता है ये लोन स्वरूप दिया जाता है। और यहाँ पर जो लोन होता है इनमें से जो महिला उद्यमी योजना का जो होता है तो ये ब्याज मुक्त ऋण होता है, जबकि अगर हम बात करें युवा उद्यमी योजना के तहत जो 5 लाख रुपए का लोन मिलता है तो उसमें 2% का ब्याज दिया जाता है। और ये मतलब कह सकते हैं जो लोन की जो राशि है ये 84 किस्तों में चुकाने का भी प्रावधान है। ये कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पहले कई बार दे दिया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आधार 2.0 कार्यशाला की शुरुआत की गई है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने में नहीं बल्कि यहाँ पर ने होना चाहिए, तो ने आधार 2.0 डिजिटल पहचान और स्मार्ट शासन के लिए नए युग की शुरुआत नामक एक 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आधार 2.0 कार्यशाला की शुरुआत हुई है, लेकिन इसके तहत आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि एक और मतलब कह सकते हैं कार्यशाला का आयोजन हुआ। आधार 2.0 पहचान और साथ ही साथ स्मार्ट शासन के लिए नए युग की शुरुआत नामक एक नए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य की चर्चा हमने इस वाले पॉइंट में किया। इसका उद्देश्य सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख सुधारों और योजनाओं में डिजिटल पहचान हेतु पहुंच का विश्लेषण करना ही इसका मतलब कह सकते हैं उद्देश्य है। आई होप कि आप इसको समझ रहे हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं 12वें प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न होगा कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा सरकार के द्वारा भी हाल ही में ये मंजूरी दिया गया है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार ने राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दी है, यानी कि उड़ीसा सरकार के द्वारा अभी हाल ही में इसे मंजूरी दिया गया। अब इसके तहत कार्य क्या होगा। तो राज्य सरकार इस नीति में 5 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क और साथ ही साथ विद्युत निरीक्षण शुल्क में छूट का प्रावधान किया है। और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त महिला उद्यमियों और विकलांग व्यक्तियों, स्थानीय उद्यमियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मतलब दिया जाएगा। और यह नीति मार्च 2026 तक लागू रहेगी। और साथ साथ यहाँ पे हमने उड़ीसा के बारे में कुछ पॉइंट को ऐड किया कि हाल ही में उड़ीसा सरकार ने आपदा प्रबंधन को अनिवार्य घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि गरिमा नामक योजना की शुरुआत उड़ीसा में की गई है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो भी चीजें आप लिखेंगे कम से कम कोशिश कीजिए कि आप इसे विस्तार पूर्वक लिखें। अब यहाँ पर आपको बता दूं जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ इन दोनों एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके वहां से ये सारे मटेरियल को आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होगी। और साथ साथ यहाँ पर आप अपना आकलन कर सकेंगे आगामी एग्जाम को देखते हुए कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। तो जल्दी से बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर मेंबरशिप लीजिए और इसमें पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।